उन सभी लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है जो मुस्लिम समाज के वोट लेते हैं, शेड्यूल कास्ट समाज के वोट लेते हैं, शेड्यूल ट्राइब समाज के वोट लेते हैं, सिख क्रिश्चियन बौद्ध के वोट लेते हैं, ओबीसी के वोट लेते हैं, लेकिन उनकी हकमारी करने में सबसे आगे भी रहते हैं। मुसलमानों का प्रपोज बिल होगा वक्फ का, उसकी भी एक हम ब्लूप्रिंट पब्लिश करेंगे और उसके बाद हम जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट रखेंगे और ये पूरा देशव्यापी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। किसी इमाम को तनख्वाह ना दे पाए जो वक्फ बोर्ड, उसके चेयरमैन को मेरे ख्याल से डूब मरना चाहिए शर्म के मारे। उन्होंने पूरा देश लूट लिया, रेलवे की ज़मीन लूट ली, डिफेंस की ज़मीन लूट ली अयोध्या तक में। अब नज़रें वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे है, वो हम होने नहीं देंगे। मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी के चोर। फ़र्क देखो आप, है तो मुस्लिम ना। हाँ मुस्लिम, देखो मुस्लिम में बड़ा बड़ा चक्कर है हमारे यहाँ। अगर ईमान गया तो आदमी इस्लाम से बाहर। जो वक्फ की ज़मीन का एक लुकमा भी मुंह में रख सकता है वो मुसलमान नहीं होता। जो वक्फ की चोरी होते हुए रोक ना पाए वो मुसलमान नहीं है। जो वक्फ की चोरी खुद करे, इतना सा भी लुकमा उसके मुंह में गया, वो मुसलमान नहीं है। मेरा ये मानना है, इस पर आप फतवा ले सकते हैं किसी से। जो प्रपोज्ड बिल है वो पड़ा भी है, इसमें बेईमानी, चोरी, डकैती, लूटपाट के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों की तो बात ही क्यों करनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जेपीसी से कुछ होने वाला नहीं है। और जेपीसी के भुलावे में जो लोग रह रहे हैं उनको शायद ये भी पता होगा, सब सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको ये भी पता होगा कि जेपीसी की रिकमेंडेशन मानने के लिए सरकार बाध्य तो नहीं है ना। ऐसा कोई कानून तो नहीं है जेपीसी ने कुछ रिकमेंडेशन की और सरकार मान ही लेगी उसे। तो ये एक यूजलेस एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से। ये इसके ऊपर मुझे कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं है। जगदम्बिका पाल जी हैं, उनके यहाँ दिल्ली के भी जो घर है उस पर भी हम प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाके हम पीसफुल प्रोटेस्ट की शुरुआत यहीं से करेंगे। जगदम्बिका पाल जी जो हैं, जो चेयरमैन हैं, तो ये शुरुआत जेपीसी का सिर्फ इतना फ़ायदा हमें उठाना चाहिए कि इनके सारे मेंबर्स जो हैं, उनके ख़ास तौर पे जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा हैं, तो उनके घर यहाँ दिल्ली के ऑफिस में भी और उनके क्षेत्र में जाके प्रोटेस्ट की तैयारी करें। और जो लोग हमारे साथ हैं उनको, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बहुत बड़ी ताकत होते हैं ना, जंतर मंतर पे भी हम एक बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे। उससे पहले हम एक, ये भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया ये भी बताना चाहता हूँ मैं, हमने एक बहुत जल्दी अगले महीने हम एक पूरे देश से वक्फ के जो समझदार दानिशमंद लोग हैं उनको बुला के हम एक वाइट पेपर तैयार करेंगे और प्रपोज्ड बिल हमारा जो होगा, जो आवाम का, मुसलमानों का प्रपोज्ड बिल होगा वक्फ का, उसकी भी एक हम एक ब्लूप्रिंट पब्लिश करेंगे और उसके बाद हम जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट रखेंगे और ये पूरा देशव्यापी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। नहीं, इस बात को accept मैंने उनकी स्पीच ध्यान से सुनी है। उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं किरण रिजिजू साहब ने पार्लियामेंट में, शायद आप उसी का हवाला दे रहे हैं, वो उन्हीं लोगों के प्रपोजल मान रहे हैं जिनको वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे वक्फ बोर्ड ने रिकमेंडेशन हमें भेजे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी होते हैं वक्फ बोर्ड के मेंबर भी होते हैं। तो जिन लोगों ने ये भ्रष्टाचार किया है उन्हीं की रिकमेंडेशन पे ये अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। तो मतलब चोर जो हैं उनकी रिकमेंडेशन, ये किरण रिजिजू साहब का आर्ग्यूमेंट है। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ध्यान से उनका जवाब देना चाहता तो उनका एक भी लॉजिक ऐसा नहीं था जिसमें वो खुद ही चकरा के गिर ना जाते और वहाँ हाथ जोड़ के उन्हें पार्लियामेंट के अंदर माफ़ी ना मांगनी पड़ती। मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल दिया ना, वो खुद ही तो कह रहे हैं कि इन सब ने चोरी की है और उन्हीं के रिकमेंडेशंस मान रहे हैं वो। तो ये एक धोखाधड़ी है जो किरण रिजिजू साहब ने एक एक लफ्ज़ कहा है, वो धोखाधड़ी की एक आखिरी मेयार जो होती है ना वो है। देखिए पब्लिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पब्लिक का कॉन्सेप्ट ये होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है, हमारे नौकरी तो हैं। किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, किसी वक्फ बोर्ड के मेंबर ने, किसी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने, जो खुद कई जेलों की लाइन में लगे हुए हैं जाने के लिए, किसी पब्लिक के लोग से पूछा, किसी बेवा से पूछा, किसी यतीम से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें कुछ मिल रहा है। मैं किसी इमाम को तनख्वाह ना दे पाए जो वक्फ बोर्ड, उसके चेयरमैन को मेरे ख्याल से डूब मरना चाहिए शर्म के मारे। अब यतीमों और बेवाओं को तो हक होता है, इमामों को तनख्वाह ना दे पाए उन लोगों को तो वैसे ही डूब मरना चाहिए। किरण रिजिजू साहब को यही लोग पसंद है ना, क्योंकि वो भी चोर हैं और किरण रिजिजू साहब का जो जिस पार्टी से वो आते हैं वो भी चोरी का काम ही तो करना चाहते हैं। अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के साथ मिलकर उन्होंने पूरा देश लूट लिया, रेलवे की ज़मीन लूट ली, डिफेंस की ज़मीन लूट ली अयोध्या तक में। अब नज़रें वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे है, वो हम होने नहीं देंगे। हम डिफेंस की ज़मीनें भी वापस लेंगे अडानी अंबानी यूसुफ लुलू से, रेलवे की भी वापस लेंगे और वक्फ की भी लेंगे।
तो ये चोरी की जो कहानी है चलने वाली नहीं है। इस बिल के बाद ये चोरी रुक जाएगी, सब जो अभी चोरी हो रही है वक्फ बोर्ड। ये बिल चोरों की तरफ से चोरी करने का एक बढ़िया जरिया का बिल है। ये सारे चोर मिलके इस बिल के जरिए से बहुत इत्मीनान से चोरी करना चाहते हैं। ये चोरी करवाने का बिल है, ये चोरी रुकवाने का नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी के चोर, फर्क देखो आप। है तो मुस्लिम ना। हाँ मुस्लिम, देखो मुस्लिम में बड़ा बड़ा चक्कर है हमारे यहाँ। अगर ईमान गया तो आदमी इस्लाम से बाहर। जो वक्फ की ज़मीन का एक लुकमा भी मुंह में रख सकता है वो मुसलमान नहीं होता, आप समझ लो। एक उसका एग्जाम्पल है ना, जो यूपी में, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेता, आप ही बताओ। मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ कभी भी, आप बताओ नाम। तो वो हैं, जैसे ही उनका पर्दा उठा वो वक्फ बोर्ड से लात मार के निकाल दिए गए, क्योंकि उन्होंने कम से कम कबूल तो किया कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, तो वो निकाल दिए गए। तो वैसे ही ये जितने भी मेंबर्स हैं वो इस बात के मुस्तहक़ हैं कि वो मुस्लिम ही नहीं है, और ये हमारी सबसे अहम डिमांड है कि मुस्लिम्स के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो ये मेंबर्स तो वैसे ही मुस्लिम नहीं है, कोई भी बिल्कुल नहीं है। जो वक्फ की चोरी होते हुए रोक ना पाए वो मुसलमान नहीं है। जो वक्फ की चोरी खुद करे, इतना सा भी लुकमा उसके मुंह में गया, वो मुसलमान नहीं है। मेरा ये मानना है, इस पे आप फतवा ले सकते हैं किसी से। चोरी हो रही है, लूट हो रही है जमीन, लूट डकैती, आप इससे भी बड़ा कोई वो कर सकते हैं। मैं बिखराव नहीं है ना, हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। और इसमें देखिए, हमें मौलाना कल्बे जवाद साहब भले ही वो बज़ाहिर कहीं नज़र आते हैं, लेकिन वो वक्फ के मामले में ईमानदार हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उनके जो चारों तरफ लोग होते हैं वो ज़रूर अव्वल दर्जे के बेईमान होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मौलाना कल्बे जवाद, मैं अकेले मौलाना ऐसे मानता हूँ पूरे देश में, जो तो कैसे गिर जाएगा? वो ऐसा ही होता है हमेशा। ये हिस्ट्री है इस्लाम की, हमेशा ईमानदार बेईमानों से घिरा रहता है, क्योंकि उसकी एक लंबी तवील बहस हो जाएगी। लेकिन मौलाना कल्बे जवाद के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि वो दिल से अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए, वक्फ की हिफाजत के लिए तैयार रहेंगे। मैंने उन्हें खुद देखा है। बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया बिल को, उसके बाद भी बोर्ड इधर उधर घूम भी रहा है। मैंने आपको कहा ना, इसमें सबको मौलाना कल्बे जवाद की क़यादत में काम करना चाहिए। मैं खुद उनकी क़यादत में काम कर चुका हूँ और अब भी करने को तैयार हूँ, लेकिन प्रोटेस्ट के मामले में। लेकिन जो इसकी जो लेखा जोखा तैयार करना है, उसके लिए मेरी सलाह बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने बात मुँह से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं मेहनत करके उसको बना रहा हूँ। लेकिन अगर प्रोटेस्ट करना है किसी के साथ रख के, तो मौलाना कल्बे जवाद को सबसे आगे रखना चाहिए। हम भी उनके पीछे रह के, लाठी गोली और डंडे खाने वाले वो अकेले आदमी हैं। जो बड़े बड़े हमारे एक हैं वो जालंधर, ये लुधियाना, मैंने कहा ना वो कहीं भी हो, लेकिन जहाँ वक्फ का मामला आता है, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ ना, तो बीजेपी का एजेंडा बताया जाता है। मैं आपको खुद खुल के बोल रहा हूँ। वो बज़ाहिर कहीं भी नज़र आते हो, लेकिन वक्फ के मामले में मैंने उन्हें खुद देखा है, वो अपनी जान हथेली पे लेके आगे आते हैं। एक और मौलाना है, उनको भी क़यादत में आगे आना चाहिए, वो लुधियाना के, लेकिन वो भी पता नहीं क्यों पीछे रहते हैं। हम उनकी क़यादत में भी काम करना चाहते हैं। बहुत सारे मौलानाओं को मैंने परखा है, लेकिन जहाँ बहादुरी की बात आती है तो बहुत कम बचते हैं। देखिए, अभी जिस चीज़ से भी मैंने बात रखी है, वो लोगों ने खुद भी यही कहा है। और जो अभी एक ऐवान गालिब में भी जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी जो लोग JPC अटेंड करके आए हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि हमने ये कहा है कि इसको लॉक स्टॉक एंड बैरल ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ख़त्म करके करना क्या चाहिए, वो हम तजवीज़ कर रहे हैं कि अपना एक्ट तो बनाएं पहले। हमें चाहिए क्या, ये पता नहीं, सिर्फ रुकवाने से काम नहीं होगा ना। और इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि वक्फ एक्ट में चेंज लाना ज़रूरी है, सबसे अहम है। लेकिन वो चेंज क्या होगा, वो मुस्लिम समाज तय करेगा, वो कोई RSS और BJP का व्यक्ति तय नहीं करेगा। उन्होंने बहुत हमले पहले भी किए हैं, अदालतों में केस डाले हैं झूठे सच्चे। ये अमेंडमेंट बिल्स 2 तो मैंने आपको अभी दिखाए ना, और भी बहुत सारे होंगे। ये तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को ज़रा रिसर्च करनी चाहिए, मैंने भी रिसर्च करके निकाले हैं। तो वो तो दिन रात तीर चलाए जा रहे हैं ना RSS के लोग, तो हम उसका जवाब तो तैयार करें कम से कम। मैं नहीं मानता, आपने जो सवाल पूछा था ना, मजबूत एक्ट आज तक नहीं बना है। आज तक कोई भी एक्ट वक्फ का मजबूत नहीं बना है। ये है कि थोड़ा बहुत मजबूती पैबंद लगा के, जो लोग हमने 2013 में कोशिश भी की थी, उसको भी पॉइंटेडली, और मैं ये कह रहा हूँ कि RSS ने इसके बारे में बहुत डिटेल में रिसर्च की है। एक एक चाल जो उस समय वक्फ बचाने के लिए चली थी, उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए उससे 10 गुना बड़ा हमला किया गया है इस अमेंडमेंट। मुझे भी नहीं पता था ये चोरी छुपे बिल, ये इसीलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो मैं अब जब ये एक्ट आया, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ ना, कितनी मेहनत लगी होगी मुझे ये पता करने में बातें कि ये एक नहीं 2 बिल पेश किए गए हैं। उसके बारे में क्या पब्लिक डोमेन में जानकारी है
कि 1913 और 1930 का जो मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट था उसको रिपील करने का भी साथ के साथ लाएंगे। इसके बारे में किसी को पता है अभी तक? देखिए ये तो ये पब्लिक डोमेन में आई नहीं बात। तो मैं तो क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर नहीं हूँ ना, मेरी लिमिटेशंस हैं, लेकिन हम तो ज़्यादा मेहनत करके चीज़ें ला पा रहे हैं, लेकिन हम लाएंगे भी। लेकिन अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ मेरी मदद करें तो हम इस बिल की पूरी तरीके से झूठ की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। समझ नहीं है, मैंने ये कहा है कि उसके बारे में किसी का डीप मुताला नहीं है और पूरी समझ नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है। जैसे मैंने अभी आपको ये कम टाइम में भी ब्रॉडली बताया कि ये इसकी हिस्ट्री है, तो वो हिस्ट्री और जो चालबाजी सरकार कर रही है, भलाई का नाटक करके पीठ में चाकू मारने का काम कर रही है, ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। इस पे कोई भी व्यक्ति कमेंट जब करे जब उसको पूरा मुताला हो, और वो मुताला करके वाइट पेपर निकालने का काम हम करेंगे। इसलिए मैंने वो पहले ही बताया ताकि उससे भी लोग फ़ायदा उठा सके। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई आपस में एक अगर इकट्ठा होकर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और IIC, शायद आप इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की बात कर रहे हैं, तो वक्फ हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो इस्लामिक सेंटर की जिम्मेदारी है। और मैं ये चाहूँगा अगर मेरी बात चले, मैं भी मेंबर हूँ, तो हम इसका मरकज़ वक्फ के लिए तहरीक चलाने का, और वो प्रधानमंत्री के घर से भी बहुत नज़दीक है, तो हमें प्रोटेस्ट लेके प्रधानमंत्री के घर तक भी जाने में बहुत आसानी रहेगी, पीसफुल प्रोटेस्ट। तो इसका मरकज़ जो है इस्लामिक कल्चरल सेंटर को बनाया जाए। ये मैं सलमान खुर्शीद साहब से भी गुजारिश करूँगा, ये जो अभी IIC के लोग जीत के आए हैं उनसे भी मैं पर्सनल गुजारिश करूँगा कि ये हमें इसका हेडक्वार्टर वक्फ की लड़ाई लड़ने का, ख़ास तौर पे जो पीसफुल प्रोटेस्ट की और रिसर्च करने का जो हेडक्वार्टर बनाया जाए वो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को बनाया जाए, क्योंकि वक्फ हमारे कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है। ये एक ऐसा यूनिक कल्चर है जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया है, और इस्लामिक कल्चर ये वाला वक्फ का कॉन्सेप्ट वाला जिस तरीके से भारत में लागू हो रहा है, पूरी दुनिया को इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहे। तो मैं सलमान साहब से और बाकी ऑफिस बेरर से इस बारे में गुजारिश भी करूँगा, और मेंबर से भी गुजारिश करूँगा कि इसका जो सेंटर हो वो इस इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ही बने। इससे एक और भी फ़ायदा होगा, जो RSS और BJP का एक कैंपेन भी है ना, मुसलमान सड़कों पे नमाज़ पढ़ते हैं, तो ASI की मस्जिदें अगर नमाज के लिए खुलेंगी, उनका रख रखाव भी बेहतर होगा। लोग झाड़ पूछ के, मस्जिद में तो साफ़ सफाई रखना, उसको चाक चौबंद रखना बहुत अहम जिम्मेदारी होती है, सब लोग रखेंगे उसको बढ़िया से, और वो मेंटेन भी बेटर होंगी। और ये सड़क पर नमाज़ पढ़ने की जो प्रॉब्लम है ये भी काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से दूर हो जाएगी, ये भी मैं मानता हूँ। एक और बात है, इसमें जो मैंडेटरी प्रोविज़न रखा जाना चाहिए, जैसे पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट का है, और ये बात हमने 2013 को भी प्रपोज़ की थी जो हमारी मानी नहीं गई। पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट का सारे प्रावधान वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के लिए भी लागू होने चाहिए कि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक कोई भी एनक्रोचर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ से हटाया जा सके। ये मेरे प्रपोज़ल हैं, लेकिन डिटेल में मैं हमारी टीम के साथ मिलकर भी बना रहा हूँ। और आखिर में मैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑलरेडी वक्फ की हिफाजत के लिए दिल्ली, यूपी, बिहार और ख़ास तौर पे तेलंगाना में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, और हमारा मुहिम चल ही रही है। और वो मुहिम ना सिर्फ अदालत में होती है बल्कि सड़कों पे प्रोटेस्ट करके भी होती है, तो वो मुहिम चल ही रही है। अब मैं अभी जो ऐवान गालिब में अभी दो दिन पहले जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं वहाँ भी गया था अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। एक तो सबको मिल के करना है, तो और अलग अलग अपने अपने काम बांट लें। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि 2 काम करने में अच्छा जाना जाता है। एक तो हम एक कॉन्सेप्चुअल पेपर बना के इसका सारा जो वक्फ एक्ट जिस शेप और शक्ल में होना चाहिए उसको हम तैयार कर रहे हैं। दूसरा, हम पीसफुल प्रोटेस्ट पूरे देश में करेंगे, उसमें हमारा सहयोग करें, और जो दूसरे संगठन जिस भी प्रकार से वक्फ की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं उसमें हम उनकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से ड्यूटी बाउंड हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हम हर एक संगठन जो भी है, कोई भी किसी तरह का भी प्रोटेस्ट करेगा तब भी, और कोई और भी सेमिनार, जलसा, जलूस कुछ भी करेगा या कोई भी एक्टिविटी करेगा, तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पूरी ताकत से उनके साथ रहेगा। और हम ये भी तवक्को करते हैं कि बाकी सब भी संगठन हमारी गतिविधियों में भी हमारी मदद करेंगे। एक बात और है, हम टेक्निक बना के
अपने सारे आंदोलन करते हैं, तो ये आंदोलन जो होंगे, जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के, ख़ास तौर पे जो या तो मुस्लिम समाज से हैं या जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम समाज की जो पॉपुलेशन है एक बड़ी संख्या में है, उन सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के घरों के बाहर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि वो लोग इस बात को जान लें अगर इसमें गद्दारी की गई तो उनको हम राजनीतिक भी सबक सिखाएंगे। ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहेगा। दूसरा, क्योंकि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी जो माइनॉरिटीज़ हैं ख़ास तौर पे और ओबीसी के साथ भी SC ST और जो दूसरी सिख क्रिश्चियन बौद्ध जो माइनॉरिटीज़ हैं देश की कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटीज़, उनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन मेरे ख्याल से बाकी तंजीमों से ज़्यादा है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम रिजर्वेशन में, SC ST एक्ट को मजबूत करने में, जो हमारी बाकी माइनॉरिटीज़ हैं, सिखों के राइट्स को इंश्योर करने के लिए, क्रिश्चियंस के राइट को इंश्योर करने के लिए, बुद्धिस्ट के राइट इंश्योर करने के लिए हम उनका ताउन करें और वो हमारा इस वफ़ को कानून को रोकने में और एक अच्छा वफ़ का कानून लाने में हमारी मदद करें। इसके लिए हम कोऑर्डिनेशन भी उनसे सबसे अच्छी तरीके से बना सकते हैं, ऐसा भी मेरा मानना है। उसकी भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सारी के सारे प्रोटेस्ट जॉइंट होंगे। SC ST और माइनॉरिटीज़ के लोग ख़ास तौर पे अगर जॉइंटली प्रोटेस्ट करेंगे तो उनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनकी डिमांड्स भी सरकार मानने के लिए मजबूर जल्दी होगी। लेकिन अल्टीमेटली तो जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि जब ही न्याय और बराबरी इंसाफ मिलेगा जब बहुजनों की सरकार आएगी। तो हम लोग इसको आपदा में अवसर की तरह लें। एक तो SC ST और माइनॉरिटीज़ को जोड़ने का काम करें एक साथ। उन सभी लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है जो मुस्लिम समाज के वोट लेते हैं, शेड्यूल कास्ट समाज के वोट लेते हैं, शेड्यूल ट्राइब समाज के वोट लेते हैं, सिख क्रिश्चियन बौद्ध के वोट लेते हैं, OBCs के वोट लेते हैं, लेकिन उनकी हकमारी करने में सबसे आगे भी रहते हैं। तो उनको सबक सिखाने के लिए भी मैं समझता हूँ एक जॉइंट कैंपेन लॉन्च करेंगे।